नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इस तरह से देखें तो 28 दिसंबर 1885 से लेकर अब यानी 2024 तक करीब 138-40 वर्ष हो गए हैं कांग्रेस की स्थापना को। इस प्रकार देखा जाए तो भले ही भारत सरकार के निर्वाचन आयोग में दर्जनों राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल पंजीकृत हों, राष्ट्रीय दल हों, लेकिन हकीकत यह है, वास्तविकता यह है कि देश में केवल दो ही राजनीतिक दल हैं, एक कांग्रेस और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। अब हालात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक ग्राफ यानी उसका अपना पॉलिटिकल ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं उसी तरह से कांग्रेस का राजनीतिक ग्राफ यानी पॉलिटिकल ग्राफ बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। कांग्रेस को अब ऑक्सीजन की जरूरत है। एक तरह से यूं कहें कि कांग्रेस पॉलिटिकल लेवल पर वेंटिलेटर पर है और शायद यही देख करके देश के क्षेत्रीय राजनीतिक दल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उसकी औकात बता रहे हैं। कांग्रेस ने अपोजिशन अलायंस यानी विपक्ष का एक गठबंधन तैयार किया जिसे इंडिया नाम दिया गया। इंडिया यानी अपोजिशन अलायंस का मुख्य मकसद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है, लेकिन अपोजिशन अलायंस एक कदम भी आगे नहीं चल पा रहा है और उसमें कभी सिरफटौवल दिखती है, कभी जूतम पैजार दिखती है, तो कभी सीटों के बंटवारों को लेकर के राजनेता बाएं समेटते नजर आते हैं, कभी सीना ताने नजर आते हैं। कांग्रेस भले ही बड़ा राजनीतिक दल हो, लेकिन क्षेत्रीय राजनीतिक दल उसके साथ इस तरह से पेश आ रहे हैं, इस तरह के प्रस्ताव रख रहे हैं कि जैसे कांग्रेस कोई छोटा सा बच्चा हो या खिलौना हो राजनीतिक क्षेत्र का। अभी कुछ समय पहले विधानसभा के चुनाव हुए 5 राज्यों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस ने अपनी अहमियत दर्शाई, अपनी शख्सियत बताई और सीना तान कर खड़ा रहा कि हम किसी को अपने आगे अहमियत नहीं देंगे। बात चाहे मध्य प्रदेश की हो, जिस तरह से मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हैसियत यानी समाजवादी पार्टी को कोई अहमियत नहीं दी गई कांग्रेस की ओर से मध्य प्रदेश में। अब कमोबेश वही हालात दिख रहे हैं पूरे देश में, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे बिहार की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो। सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दल, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रीय राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी है। इसी तरह से बिहार में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल क्षेत्रीय बड़े राजनीतिक दल हैं बिहार में। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की तूती बोल रही है। अगर उसका यानी तृणमूल कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में कोई प्रतिद्वंदी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही क्षेत्रीय राजनीतिक दल और कांग्रेस सभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। अब 2024 का लोकसभा चुनाव होने में 3 माह का भी वक्त ठीक से नहीं बचा है, लेकिन अभी तक विपक्ष यानी चाहे वह कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या तृणमूल कांग्रेस हो, इनमें सीटों के बंटवारे को लेकर के अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है। अब वैसे देखें तो देश का सबसे बड़ा प्रांत है उत्तर प्रदेश, जहां सीटों की यानी लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। यहीं से यानी उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की सत्ता का द्वार खुलता है, राजनीतिक हैसियत पता चलती है कि कौन कितने गहरे पानी में है। अब 80 सीटों के लिए घमासान मचा है विपक्ष में। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और इसके अलावा छोटे मोटे क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं जो अपोजिशन के साथ हैं।
लोकसभा की 80 सीटों में 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और कर चुकी है करीब करीब। और अगर समझौता नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी, ऐसे राजनीतिक संकेत मिलते हैं। और यदि समझौता होता है तो 15 सीटें विपक्ष को समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी साथियों को, यानी कांग्रेस हो गया, राष्ट्रीय लोकदल हो गया या अन्य राजनीतिक दल हैं जो उनके साथ में जुड़े हैं, उनको 15 सीटें उनके खाते में आएंगी। तो अब सवाल यह उठता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का प्रभुत्व है, उसका वर्चस्व है, तो क्या वह अच्छी खासी सीटें 15 में नहीं लेगा? तो अब ये इस तरह से देखें तो अगर समाजवादी 65 ले जाती है और 7-8 सीट या 5-7 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल ले लेता है, तो आखिर कांग्रेस के खाते में, यानी कांग्रेस के हाथ में बमुश्किल 7-8 सीटें ही आ पाएंगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव है, वहीं पूरे के पूरे क्षेत्र में देखें, पूरे उत्तर प्रदेश में देखें तो भारतीय जनता पार्टी हर जगह करीब करीब कड़ी टक्कर देते नजर आती है। जैसा कि देखें तो कांग्रेस अपना राजनीतिक क्षेत्र यानी अपना घर, जैसे रायबरेली है, सुल्तानपुर है, अमेठी है, यह अपने राजनीतिक घर को भी नहीं बचा पाई कांग्रेस। तो ऐसे में कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत का सहज अनुमान लगा सकते हैं। इसी तरह से समाजवादी पार्टी चाहे रामपुर हो, मैनपुरी हो या आजमगढ़ हो, यह समाजवादी पार्टी के कभी गढ़ माने जाते थे, लेकिन जिस तरह से पिछले चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में और पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से राजनीतिक हैसियत का पता चला इन क्षेत्रों में, यानी समाजवादी गढ़ में, उससे यह लगता है कि समाजवादी पार्टी भी कोई करिश्मा नहीं करने जा रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन फिलहाल वह 65 सीटों पर भाग्य आजमाएगी और कोशिश करेगी, लड़ेगी। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने, यानी क्षेत्रीय राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उसकी औकात बता दी कि तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है, अगर समझौते में आते हो, राजनीतिक सीटों के यानी लोकसभा सीटों के बंटवारे में समझौते में आते हो, तो आपको 7-8 सीटों से ज्यादा मिलने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीतिक दल कांग्रेस को उसकी औकात बता दी। अब आइए बात करते हैं बिहार की। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। लोकसभा की 40 सीटों में सबसे अधिक अगर देखें तो जनता दल यू यानी जनता दल यूनाइटेड के पास है 16 सीटें। और सरकार बनाई है नीतीश कुमार ने, सहयोगी बने हैं राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव के सहयोग से नीतीश कुमार ने सरकार बना ली है और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। अब जो समझौते में बात आ रही है 40 सीटों के, लोकसभा की 40 सीटों के बंटवारे पर, तो अब 16 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी जीत चुकी है लोकसभा चुनाव 2019। तो अब वह कहती है कि 16 सीटों पर तो हम कोई समझौता करेंगे ही नहीं, किसी से भी, कोई भी कारण हो। और एक सीट पर वह दूसरे नंबर पर रही थी, यानी जनता दल यूनाइटेड एक सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी। तो यानी जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी का कहना है कि हम 16 सीटों पर तो कोई समझौता कर ही नहीं सकते हैं, और एक सीट पर जिस पर हम 2 नंबर पर रहे थे उसे भी हम लेना चाहेंगे और वो नहीं छोड़ सकते। इस तरह से जनता दल यूनाइटेड 17 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रहा है। अब बची 23 सीटें, अब बचती हैं 23 सीटें। तो राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी 16 सीटों से कम पर समझौता करने को तैयार नहीं है। वह 16 सीटें चाहती है और वह इसके बाद अब वाम दलों के हिस्से की बात आती है, कांग्रेस की बात आती है, तो 16 सीटें ये ले जाएंगे यानी लालू प्रसाद यादव और 17 सीटें नीतीश कुमार ले जाएंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के सीटें 33 सीटें इन दोनों राजनीतिक दलों के पास चली गई। अब बचती हैं 40 में से केवल 7 सीटें, उसमें 2 सीटों पर वाम दलों की दावेदारी है। तो इस तरह से देखें तो बिहार में केवल 5 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। अब अगर यह समझौता होता है तो एक तरह से 5 सीटों पर बिहार में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो इस तरह से बिहार में भी राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर कांग्रेस को उसकी औकात बता दी, उसकी हैसियत बता दी कि तुम्हारी राजनीतिक हैसियत बिहार में क्या है।
तो इस तरह से देखें तो करीब 140-38 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस को बिहार में भी अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। एक जमाना था कि जब कांग्रेस पार्टी को, राजनीतिक दल कांग्रेस को क्षेत्रीय दल, बड़े भाई के रूप में यानी बड़े दल के रूप में देखते थे, उसकी हैसियत देखते थे, लेकिन आज उसकी हैसियत, उसकी औकात बताने पर लगे हैं क्षेत्रीय राजनीतिक दल। अब आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं। इन 42 लोकसभा की सीटों में 22 लोकसभा की सीटें मौजूदा समय में तृणमूल कांग्रेस के पास हैं और 18 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। इस तरह से 40 सीटें तो सामने आ गई कि तृणमूल कांग्रेस के पास हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब 2 बची सीटें, तो इन 2 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। यानी लोकसभा 2019 के चुनाव में कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। अपोजिशन अलायंस के समझौते में ममता बनर्जी वीटो पावर रखती हैं, यानी अपने स्टेट में उसकी हैसियत। वैसे देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में 2 मुख्य राजनीतिक दल हैं, तृणमूल कांग्रेस और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही सारे राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा विपक्ष का दल देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस के पास 42 में से 22 सीटें हैं, 18 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं। अब समझौते में ममता बनर्जी उन 22 सीटों को तो छोड़ने वाली है नहीं और विपक्ष यानी अपने सहयोगी संगठन के लिए, अपने सहयोगी कांग्रेस के लिए ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने केवल 2 सीटों का ऑफर दिया है, जिस पर पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के बड़े नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जो पश्चिम बंगाल से ही सांसद हैं, वह भड़क गए कि 2 सीटों पर तो कांग्रेस पहले ही चुनाव जीत कर आई है। तो ऐसे में 2 सीटों पर हम समझौता कैसे कर सकते हैं? 2 सीटों पर तो हम चुनाव वैसे ही जीत जाएंगे। और इसके अलावा जहां कांग्रेस 2 नंबर पर रही है, वहां भी कांग्रेस अगर ताकत अपनी आजमाएगी, अपनी मेहनत करेगी, तो निश्चित रूप से 5-7 या इससे अधिक सीटें ला सकती है। पश्चिम बंगाल में वोट परसेंटेज देखें तो सबसे अधिक वोट परसेंटेज तृणमूल कांग्रेस के पास गया था 2019 के लोकसभा चुनाव में। उसे करीब 43.5% वोट मिला था, जबकि दूसरे नंबर पर उसको टक्कर देने वाली पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, उसे 40% से अधिक वोट हासिल हुआ था। इस तरह से देखें तो करीब दोनों राजनीतिक दलों के बीच में करीब 3.5% वोट बैंक का फासला दिखता है। तो यानी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देते नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो देखा जाए पश्चिम बंगाल में तो 5% के आसपास था। यहां भी राजनीतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक हैसियत से कांग्रेस कहीं ठहरती नहीं है। तो ऐसे में देखा जाए तो हर राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, चाहे वह पश्चिम बंगाल का तृणमूल कांग्रेस हो या बिहार का यूनाइटेड जनता दल हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी पर तो डोरे डाल रही है कांग्रेस लंबे समय से, लेकिन अभी तक मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी ने उस दिशा में कोई रुख नहीं किया है। तो समाजवादी पार्टी की एक बड़ी हैसियत है उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी एक बार फिर दिखा रही है कांग्रेस को आईना कि तुम्हारी राजनीतिक हैसियत क्या है और उसी आधार पर हम आपको सीटें देंगे। तो इस तरह से देश के 3 राज्यों में अपोजिशन अलायंस के बीच में सीटों का बंटवारा बड़ी बुरी तरह से फंसा हुआ है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट के लिए भी एक सुगबुगाहट दिख रही है, यानी कांग्रेस को भी साइडलाइन करने की कोशिश है। क्योंकि जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं बिहार के, वह जा करके कोलकाता में वाम दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट यानी तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट भी राजनीतिक स्तर पर दिख रही है। अब अगर थर्ड फ्रंट आ जाता है यानी तीसरा मोर्चा राजनीतिक क्षेत्र में उतर जाता है, अस्तित्व में आ जाता है, तो कांग्रेस को उसकी औकात तो पता चलना तय है। क्योंकि जो आज स्थिति, राजनीतिक स्थिति कांग्रेस की है, उससे बद से बदतर स्थिति कांग्रेस की हो जाएगी।
और ऐसा होता है यदि, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सोने पर सुहागा होगा और वह अपना विजय रथ लेकर दिल्ली रवाना हो जाएगी और न उसे यूपी रोक पाएगा, न पश्चिम बंगाल रोक पाएगा, न बिहार रोक पाएगा और न महाराष्ट्र रोक पाएगा। तो इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें तो राजनीतिक दल यानी देश के सबसे बड़े और पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस के लिए अस्तित्व का संकट है। उसे ऑक्सीजन की जरूरत है, इन दिनों वेंटिलेटर पर है, उसे ऑक्सीजन नहीं मिली तो निश्चित रूप से 2024 के आते 2024 लोकसभा चुनाव होते होते उसका राजनीतिक अस्तित्व बुरी तरह से खत्म होते नजर आएगा। तो पूरे परिदृश्य में देखें तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल, देश के पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस को उसकी औकात बताने में लगे हैं। अब यह तो वक्त ही बताएगा, वोटर्स का मन मिजाज मूड बताएगा कि 2024 के लोकसभा में देश का राजनीतिक परिदृश्य कैसा होगा, यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अपोजिशन अलायंस में जूतम पैजार हो रही है, सीटों के बंटवारों के लिए तनातनी हो रही है और सीटों के बंटवारे पर अभी तक कहीं कोई फाइनल स्टेप नहीं दिख रहा है, इससे साफ जाहिर है कि अपोजिशन अलायंस दम तोड़ देगा 2024 के लोकसभा चुनाव के आते आते। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।